नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रुचि दुबे, सहायक आचार्य शिक्षा शास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज से। और आज हमारे इस चर्चा का शीर्षक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। तो कोठारी आयोग के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद भारत सरकार ने अप्रैल 1967 को संसद सदस्यों की एक समिति का गठन किया और इस समिति को 3 कार्य दिए। पहला, कोठारी आयोग के सुझावों पर गंभीरता से विचार करना। दूसरा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार करना। और तीसरा, प्राथमिकता के आधार पर उसके क्रियान्वयन की रूपरेखा तैयार करना। इस समिति ने शिक्षा द्वारा राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ बनाने पर बल दिया और भाषा नीति, कार्यानुभव, चरित्र निर्माण, विज्ञान शिक्षा एवं शोध, शैक्षिक अवसरों की समानता पर अपने विचार प्रकट किए और शिक्षा के सभी स्तरों में गुणात्मक सुधार पर बल दिया। केंद्र और राज्य सरकार के शैक्षिक दायित्व भी निश्चित किए और समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर 24 जुलाई 1968 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 की घोषणा की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 कोठारी आयोग की रिपोर्ट पर आधारित थी और यह शिक्षा नीति केवल 9 पृष्ठों में प्रस्तुत की गई और इसके मूल तत्व की अब हम चर्चा करेंगे। तो पहली बात तो ये कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 ने शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय माना और यह स्वीकार किया कि शिक्षा के द्वारा ही स्वतंत्रता, समानता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और न्याय के मूल्यों का विकास किया जा सकता है। शिक्षा के द्वारा ही राष्ट्रीय एकता और लोकतंत्र को सुदृढ़ किया जा सकता है। शिक्षा के द्वारा ही राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है और राष्ट्र का आर्थिक विकास किया जा सकता है। 1968 की शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था केंद्र एवं राज्य सरकारों का संयुक्त उत्तरदायित्व था। केंद्र सरकार के शैक्षिक उत्तरदायित्व थे राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण करना, केंद्रीय विश्वविद्यालय का प्रबंधन करना, उच्च स्तर की विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा और अनुसंधान का स्तर निश्चित करना, राज्यों को शैक्षिक नेतृत्व प्रदान करना और उनके शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए आर्थिक सहायता देना। और राज्य सरकार के शैक्षिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत आया कि केंद्रीय शिक्षा नीति के अनुसार राज्य स्तर पर शिक्षा का नियोजन करना, वित्त व्यवस्था करना, शैक्षिक प्रशासनिक ढांचे पर नियंत्रण रखना और विभिन्न स्तर की शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखना। शिक्षा नीति 1968 ने शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय माना और इसी आधार पर केंद्रीय बजट में 6% शिक्षा पर व्यय करने का प्रस्ताव रखा। इससे पहले शिक्षा पर केंद्रीय बजट का केवल 2.9% ही व्यय किया जाता रहा था। इस नीति के अनुसार पूरे देश में 10+2+3 शिक्षा संरचना लागू की जाने की बात कही गई, अर्थात पहले 10 वर्षीय शिक्षा के लिए आधारभूत पाठ्यचर्या होगी, +2 स्तर पर स्थान विशेष की आवश्यकता अनुसार पाठ्यक्रम निश्चित होगा और स्नातक पाठ्यक्रम 3 वर्ष का होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 का अगला मुख्य तत्व था कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना। माध्यमिक शिक्षा के विस्तार एवं उन्नयन की दृष्टि से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में कहा गया कि माध्यमिक शिक्षा की जहां भी मांग हो उसे उपलब्ध कराया जाए, माध्यमिक शिक्षा को निःशुल्क किया जाए और माध्यमिक स्तर पर बच्चों को राष्ट्र का इतिहास, संविधान के मूल तत्व का ज्ञान और व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाए ताकि माध्यमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार किया जा सके। इस नीति ने माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र लागू करने पर भी बल दिया और इसमें यह कहा गया कि प्राथमिक स्तर पर केवल विद्यार्थी मातृभाषा का अध्ययन करेंगे, उच्च प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा और किसी भारतीय भाषा अथवा अंग्रेजी का अध्ययन करेंगे और
माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों को एक और राष्ट्रीय भाषा अथवा अंतरराष्ट्रीय भाषा का अध्ययन करना होगा। भाषा के संदर्भ में ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में भारतीय भाषाओं के विकास पर बल दिया गया और इसके लिए राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार करने और संस्कृत की शिक्षा के लिए उचित कदम उठाने की बात कही गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में कार्यानुभव एवं समाज सेवा को विद्यालय शिक्षा में अनिवार्य करने की भी बात कही गई थी। शिक्षा को उत्पादन से संबंधित करने के लिए प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा में कार्यानुभव को अनिवार्य और बच्चों में सामाजिकता की भावना विकसित करने के लिए और उनके चरित्र निर्माण के लिए समाज सेवा को अनिवार्य करने पर भी बल दिया गया। अगला मूल तत्व इस शिक्षा नीति का था कि प्रतिभावान छात्रों की पहचान करके उनके विकास के लिए उचित अवसर प्रदान किए जाएं और निर्धन छात्रों को आर्थिक सहायता दी जाए। विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रसार एवं उन्नयन हेतु 1968 की शिक्षा नीति में सुझाव दिया गया कि उच्च स्तर पर छात्रों की बढ़ती हुई संख्या के आधार पर महाविद्यालयों में सायंकालीन कक्षाओं की व्यवस्था की जाए, विश्वविद्यालय में अंशकालीन और पत्राचार पाठ्यक्रम चलाए जाए और विश्वविद्यालय को स्वायत्तता प्रदान की जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में कृषि, व्यावसायिक, तकनीकी एवं इंजीनियरिंग शिक्षा की विशेष व्यवस्था की बात कही गई थी और कहा गया कि इसके लिए कृषि के सामान्य ज्ञान को प्रदान करने के लिए पॉलिटेक्निक विद्यालय खोले जाएं, कुछ विश्वविद्यालयों में कृषि संकाय की स्थापना की जाए और प्रत्येक राज्य में कम से कम एक कृषि विश्वविद्यालय को स्थापित किया जाए। व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने के लिए उन्हें औद्योगिक संस्थानों की मांगों के अनुसार विकसित किए जाने का भी सुझाव 1968 की शिक्षा नीति में कहा गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में विज्ञान और वैज्ञानिक अनुसंधान पर विशेष ध्यान दिए जाने की बात कही गई, जिससे देश का आर्थिक विकास और समाज का आधुनिकीकरण हो सके। विज्ञान शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा में विज्ञान और गणित को अनिवार्य करने एवं विश्वविद्यालय स्तर पर विज्ञान की उच्च शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में शोध कार्य को प्राथमिकता देने का भी उल्लेख 1968 की शिक्षा नीति में हुआ था। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए शिक्षा के गुणवत्ता हेतु 1968 की शिक्षा नीति में यह भी कहा गया कि उच्च स्तर की पाठ्यपुस्तकों का निर्माण हो, जिसके लिए विद्वान लेखकों को प्रोत्साहित किया जाए और उन्हें आर्थिक सहायता दी जाए। परीक्षा संबंधी सुधार हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 ने कहा कि बाह्य परीक्षाओं के महत्व को कम किया जाए एवं आंतरिक एवं सतत मूल्यांकन पर अधिक बल दिया जाए। हर स्तर की परीक्षा को विश्वसनीय एवं वैध बनाने के उपाय किए जाएं। परीक्षा परिणामों में बाह्य और आंतरिक मूल्यांकन से प्राप्त अंकों को अलग अलग दर्शाया जाए और श्रेणी के स्थान पर विद्यार्थियों को ग्रेड दिए जाएं। शिक्षकों के स्तर को सुधारने के लिए इस नीति में कहा गया कि शिक्षकों के वेतनमान को बढ़ाया जाए और शिक्षकों को 3 सूत्रीय लाभ, जिसके अंतर्गत जीपीएफ, जीवन बीमा और पेंशन आता है, वो दिए जाने चाहिए। शिक्षण प्रशिक्षण में सुधार हेतु विश्वविद्यालयों में शिक्षक शिक्षा विद्यालय स्थापित किए जाएं। शिक्षकों को निरंतर अद्यतन ज्ञान से परिचित कराया जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में छात्र कल्याण हेतु विद्यालय में निशुल्क मध्याह्न भोजन, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर पर सस्ते जलपान गृह और छात्रों के लिए छात्रावासों का निर्माण और प्रत्येक स्तर पर छात्रवृत्तियों की संख्या बढ़ाए जाने का भी सुझाव दिया गया और शिक्षा के सभी स्तरों पर स्वास्थ्य लाभ हेतु खेलकूद की उत्तम व्यवस्था एवं खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिए जाने पर भी बल दिया गया।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में यह भी कहा गया कि प्रौढ़ शिक्षा को गति प्रदान करने की आवश्यकता है, जिसके लिए व्यावसायिक एवं औद्योगिक संस्थानों में कार्यरत व्यक्तियों की प्रौढ़ शिक्षा का उत्तरदायित्व इन्हीं संस्थाओं का होना चाहिए। विश्वविद्यालय में विस्तार सेवा केंद्र की स्थापना की जाए, जिसके द्वारा प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों को गति दी जाए तथा आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों का विस्तार किया जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में शैक्षिक अवसरों की समानता को प्राप्त करने के लिए भी प्रावधान दिए गए और यह कहा गया कि जाति, लिंग, धर्म, स्थान आदि के आधार पर शिक्षा में कोई भेदभाव न किया जाए तथा शिक्षा के समान अवसर प्रदान किए जाने के लिए सभी बच्चों की पहुंच की दूरी के अंदर प्राथमिक विद्यालय स्थापित किए जाए। बालिकाओं, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों की शिक्षा का ध्यान दिया जाए। पहाड़ी क्षेत्रों के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की जाए। शारीरिक दृष्टि से विकलांग और मानसिक दृष्टि से पिछड़े हुए बच्चों के लिए अलग से विद्यालय स्थापित किए जाएं। प्राथमिक शिक्षा निशुल्क की जाए और छात्रों को छात्रवृत्तियां दी जाए। तो अभी तक हमने चर्चा करी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के मूल तत्वों की। अब बात करते हैं इस नीति के मूल्यांकन के बारे में। शिक्षा संबंधी नीति का मूल्यांकन समाज के लिए उसकी उपयोगिता के आधार पर किया जाता है, क्योंकि हमारा राष्ट्र एक विकासशील एवं लोकतांत्रिक राष्ट्र है। इसकी अपनी कुछ मूलभूत आवश्यकताएं हैं और कुछ लक्ष्य हैं और इन्हीं आधारों पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 का मूल्यांकन किया गया और इसमें कुछ गुण एवं दोष पाए गए, जिसकी चर्चा अब हम करेंगे। पहले बात करते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के गुण क्या थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के गुण की अगर हम बात करें तो वो कुछ इस प्रकार से निकल के आते हैं। पहली चीज तो इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय माना गया और इस पर केंद्रीय बजट का 6% व्यय करने की प्रस्ताव दिया गया। पूरे देश में समान शिक्षा संरचना 10+2+3 लागू करना स्वीकार किया गया। अनिवार्य एवं निशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था पर बल दिया गया। माध्यमिक शिक्षा के विस्तार के साथ उसके गुणात्मक सुधार पर भी बल दिया गया। भारतीय भाषाओं के विकास पर बल दिया गया। प्रतिभावान छात्रों को पहचान कर उनकी शिक्षा की उचित व्यवस्था करना केंद्रीय सरकार का उत्तरदायित्व माना गया। विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रसार के साथ साथ उसके गुणात्मक सुधार पर बल दिया गया। कृषि, व्यवसाय, तकनीकी एवं इंजीनियरिंग की शिक्षा पर इस नीति पर विशेष ध्यान दिया गया। इस नीति में परीक्षा प्रणाली में सुधार हेतु भी अनेक सुझाव दिए गए थे। शिक्षकों के स्तर को बढ़ाने, उनके वेतनमान को बढ़ाने और सेवा शर्तों को सुधारने पर बल दिया गया। छात्रों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं प्रस्तुत की गई। प्रौढ़ शिक्षा को महत्व दिया गया और शिक्षा के द्वारा समाज में आधुनिकीकरण पर बल दिया गया। सभी को शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर प्रदान करने की भी योजना इस नीति में बनाई गई थी। केंद्र और प्रदेश की शिक्षा बजट में बढ़ोतरी की गई। उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और शिक्षक शिक्षा का विस्तार हुआ। विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में राष्ट्रीय सेवा योजना की शुरुआत हुई। तो अब बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के दोषों की। पहली बात तो ये कि इस नीति में केंद्र और राज्य सरकार के शैक्षिक उत्तरदायित्व तो निश्चित किए गए, लेकिन ऐसे किसी अधिनियम की बात नहीं कही गई जिससे उन्हें अपने उत्तरदायित्व निर्वाह करने के लिए बाध्य किया जा सके। इस नीति का दूसरा दोष था कि प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा के लिए जिस आधारभूत पाठ्यचर्या की बात की गई वो बहुत ही विस्तृत थी। उसमें कार्यानुभव, राष्ट्र सेवा कार्य को भी सम्मिलित किया गया था, जिसकी वजह से यह शिक्षा बहुत ही बोझिल बन गई थी। तीसरा दोष इस नीति का यह था कि माध्यमिक स्तर पर जिस त्रिभाषा सूत्र को लागू करने की बात कही गई वह दोषपूर्ण थी।
जिसका कारण यह था कि शुरुआत में तो त्रिभाषा सूत्र पूरे देश में राष्ट्रभाषा हिंदी की शिक्षा को अनिवार्य करने के उद्देश्य से लागू किया गया था। कोठारी आयोग द्वारा प्रस्तावित त्रिभाषा सूत्र में अहिंदी क्षेत्रों में बच्चों को हिंदी अथवा अंग्रेजी में से किसी एक भाषा लेने की छूट दी गई थी और यहीं पर त्रिभाषा सूत्र की मूल भावना का उद्देश्य जो था वो पूरा नहीं हो सका। इस नीति के सुझाव के आधार पर उच्च शिक्षा सभी इंटर पास छात्रों के लिए खोल दी गई, जिसके परिणाम स्वरूप महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में छात्रों का प्रवेश दबाव, छात्र अनुशासनहीनता, छात्र आक्रोश, शिक्षित बेरोजगारी आदि बढ़ी और समय, शक्ति और धन का अपव्यय हुआ। तो आज हमने इस सेशन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के बारे में विस्तृत चर्चा की और इसके अंतर्गत हमने इस नीति के मूल तत्व और उसके गुण और दोषों का अध्ययन किया। धन्यवाद।